हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक एंड currently the exam which we are targeting is BPSC TRE 4.0 examination. If you are targeting that then you are in the right place. एंड currently जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स को NCERT को टारगेट करते हुए उसे फिनिश करने को स्टार्ट किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। आज आगे हमने इवोल्यूशन तक देखा था, इवोल्यूशन के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जिसमें ENIC EDV इडवैक आते हैं, उसको दिखाया इस फिगर में। इसमें क्या होता था, इनपुट होती थी CPU, मेमोरी एंड आउटपुट, दिस फोर थिंग्स आर अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे ALU नहीं होता था। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग arithmetic and logical instruction, a memory to store data and program, input output device and communication channel to send or receive the output data। ठीक है, ये जनरल जो काम होता है वो चीज़ें थी। ENIAC जो था वो फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हमें मिला कि ENI से IAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे ना क्या करते, क्या जब एब्रीविएशन देंगे तो कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कंप्यूटिंग ये कर देंगे। वो क्या था, पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, बाइनरी मतलब 0 1 के फॉर्मेट में था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, कि फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 1970s में क्या हुआ कि LSI आया, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो अलाउ करता था इंटीग्रेट करने को एक सिंपल CPU को एक सिंगल चिप पे, जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। आप देखो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आ सकता है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ से क्वेश्चन है, आज क्या सकता था, ऐसे क्वेश्चन है TRE 1 या 2 में है ऐसे क्वेश्चन कि एक इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। मूरेज लॉ प्रिडिक्टेड मूरे लॉ, कौन सा लॉ, मूरेज लॉ ने प्रिडिक्ट किया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का, दैट कुड बी अज्यूम्ड इन अ सिंगल माइक्रोचिप। ये किसने प्रेडिक्ट किया था, मूरे लॉ के अकॉर्डिंग था कि जैसे जैसे ट्रांजिस्टर्स के नंबर बढ़ेंगे ना, उनको एक माइक्रोचिप पे असेंबल किया जा सकता था। इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, इंटीग्रेटिंग 3 मिलियन कंपोनेंट ऑफ ए स्मॉल साइज टर्म्ड एज ऑफ 3 मिलियन। देखो 3 मिलियन कंपोनेंट को एक स्मॉल चिप पे लाया गया, जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहा गया। ठीक है, सिंपली कि कंप्लीट CPU को एक सिंगल चिप पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसको किसने, इंटर के फाउंडर गॉर्डन मूरे एंड मूरे ने, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो ये ऐसे क्वेश्चन पूछती है BPSC कि गॉर्डन मूरे जो कि मूरे के इंटेल के को फाउंडर थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था मूरेज लॉ, जो कि प्रिडिक्ट किया था नंबर ऑफ ट्रांजिशन चिप वुड बी डबल एवरी 2 years वाइल कॉस्ट विल बी हाफ्ड, और ये हुआ भी। और जो 3 मिलियन कंपोनेंट को एक सिंगल चिप पे लेके आया जा सका उसे कहते हैं VLSI। ठीक है, फर्दर एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट अप्रॉक्स 106 मिलियन इन ऑन अ सिंगल चिप, 106 कंपोनेंट्स। ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस सिंगल चिप पे उसको क्या कहते हैं, SLSI। ठीक है, VLSI में क्या 3 मिलियन, SLSI में 106 कंपोनेंट्स। ओके, और किसने प्रेडिक्ट किया था, मूरे, इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मूरे ने। उसके बाद IBM इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर होम यूजर इन 1981 एंड एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैक। ठीक है, IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था 1981 में और एप्पल ने भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, देखो ये वो प्रोसेसर का कि जैसे जैसे जब बढ़ेंगे का कंप्यूटर के नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंटीग्रेटेड हुआ एक सिंगल चिप पे, कैसे टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 2020 तक, एवरी डबल एवरी 2 years। ठीक है, आगे देखते हैं। 1981 में मैक आया और 1981 में IBM में पर्सनल कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए होम यूजर्स के लिए, और 1984 में मैक ने किया था। ठीक है, द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीसी सर्च्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ GUI। अब GUI का फुल फॉर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब एग्जाम में पूछते हैं, जोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जिसमें कि कमांड बेस में क्या होता था ना कि हमें कमांड्स याद करना पड़ता, डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं होता था।
बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर्स विथ ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। अब CLI कौन कौन थे कमांड लाइन इंटरफेस में? यूनिक्स अभी भी है, यूनिक्स तो अभी भी, यूनिक्स, लाइनक्स, डॉस, ये सब क्या है? ये सब कमांड लाइन इंटरफेस है। और GUI बेस्ड क्या हो गया हमारा? माइक्रोसॉफ्ट। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी GUI आने की वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ गई। Around 1990s, the growth of World Wide Web further accelerated mass usage of computers, and thereafter computers have become an indispensable part of obvious सी बात है, जब नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, लोग बहुत ज़्यादा वास्टली यूज़ करने लगे तो उधर कंप्यूटर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ते चलेगी। फर्दर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप हुआ, PC हो गए, वॉज मेड पोर्टेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसके बाद स्मार्टफोन्स आ गए, टैबलेट आ गए, डिजिटल असिस्टेंट आ गए। ये डिवाइसेस थी लिवरेज की द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोसेसर, मिनीएचुरेशन, फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। इसी कैसी कैसे पॉपुलैरिटी बढ़ते गई ना कंप्यूटर्स की, उसके बारे में बता रहे हैं। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द वेरेबल गैजेट्स। अब हम लोग जैसे यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेज, एयरफोन्स, ब्लूटूथ, ये सब क्या है? स्मार्ट गैजेट्स है, वेरेबल गैजेट्स हैं। स्मार्ट एप्लीकेशंस आर बिकम अ पार्ट ऑफ IoT बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IoT आ गया जिसमें कि फीचर को, वॉशिंग मशीन को, उसके बाद फ्रिज को बोल के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, माइक्रोवेव। तो ये सब क्या हो गया? IoT आ जाने की वजह से और पॉपुलैरिटी बढ़ते चली गई। अब हम पढ़ेंगे, क्लियर है कंप्यूटर इवोल्यूशन। यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GUI का फुल फॉर्म, CUI का फुल फॉर्म, GUI में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, CUI में यूनिक्स और डॉस है। उसके बाद गॉर्डन मूरे का क्या लॉ था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कहते किसको हैं, SLSI क्या है, VLSI क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इस पैराग्राफ से मिल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी। अब मेमोरी की जरूरत क्या है, क्यों है? टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेस करने के लिए डेटा और को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। जब कभी भी टॉक अबाउट द मेमोरी, जब कभी भी हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं कंप्यूटर से सिस्टम के, हम ज़्यादातर किस चीज़ के लिए बात करते हैं? या तो टॉक अबाउट मेमोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेन मेमोरी के बारे में। और मेन मेमोरी क्या है हमारी? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको ऑल्सो हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, इस डाटा को स्टोर करने के लिए। एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। सेकेंडरी में क्या हो गया? परमानेंट हो गया, ठीक है, परमानेंट। और मेन मेमोरी में टेम्पररी। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, क्लियर है। मेमोरी में मेन मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए काम करती है, फ्यूचर यूज के लिए, क्लियर है। अब आगे देखो यूनिट। अब यूनिट देखेंगे कि मेमोरी की यूनिट कौन। कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर। अब यहाँ से क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम यूज विच टेक्निक टू स्टोर द प्रोसेसर टू डेटा। तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। बाइनरी नंबर 0 and 1 विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बीट्स। ये मिल गया हमें, बीट्स 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 बीट्स, ये हमेशा याद रखना। बाइनरी नंबर 0 and 1, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बीट्स, ठीक है। 4-bit वर्ड्स इज कॉल्ड निबल। अब देखो निबल मिल गया, निबल 4-bit। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो बता रही हूँ मैं, कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे। 4-bit वर्ड इज कॉल्ड निबल। एग्जाम्पल 1001, 100, मतलब 4 बीट में अगर है तो निबल होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेमोरी का? बीट्स हो गया। 2 निबल वर्ड इज 8-bit वर्ड कॉल्ड बाइट। 8-bit क्या हो गया? 8-bit बाइट हो जाएगा। 4-bit निबल हो जाएगा, 4-bit निबल हो जाएगा, क्लियर है। बार बार रिपीट कर रही हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट बीट, बाइनरी डिजिट 0 and 1, 4-bit इज निबल, 8-bit इज कॉल्ड बाइट, बाइट, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स और यूनिट्स टू मेमोरी। अब देखो ऐसे करके बताया। अब यहाँ इसको रट लेना भैया, यहाँ से आता है क्वेश्चन। लगेगा क्या? अरे भाई ये तो पता ही है, लेकिन नहीं। KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, PZ। देखो KB, MB, GB, TB तो याद रहेगा, ये यूज होते किलोबाइट में थे पहले। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। PZ। अब देखो इजी पीजी होता है ना, मैंने जैसे याद किया था मैं बता रही हूँ। इजी तो वैसे ही याद है, PZ, PEZY, PZ। इसको चलो इसको हटा देते हैं। PZ, इजी पीजी, इजी पीजी के हिसाब से याद रखना। PZ, PZ, PZ,
याद रहेगा, ध्यान रहे। जैसे ये मतलब ऐसे लगे ना केबी एमबी तो याद रहेगा केबी एमबी जीबी टीबी, ठीक है। टीबी के बाद अब कैसे याद रखें, तो पीजी, केबी एमबी जीबी टीबी और 1024 बाइट होते हैं, यहाँ से तो याद होगा। केबी में 101 केबी इज 1024 बाइट्स। उसके बाद वैसे वैसे वो बढ़ते चला जाएगा, केबी एमबी में आएगा, एमबी जीबी में आएगा, जीबी टीबी में आएगा। टेबल देख लिया अच्छे से। आगे की यूनिट ही पूछते हैं, उन्होंने एमबी पूछा था टीआरई 2 में ना, नहीं टीआरई 2.0 में उन्होंने टेराबाइट पूछा था। टीबी 1 टीबी इज इक्वल टू हाउ मच जीबी। और इसको याद करने के लिए, आगे को याद करने के लिए पीजी, पीजी पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। मैंने याद किया था, मुझे याद नहीं हो रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैंने ऐसे ही याद किया था। आगे चलते हैं। अब मेमोरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ह्यूमन बींग्स मेमोराइज मेनी थिंग्स ओवर अ लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक अ डिसीजन और सम एक्शन। हाउएवर we do not rely on our memory completely and we make notes and store information data and etc. Similarly computer have two memory। देखो अब जाहिर सी बात है, हर चीज़ याद तो कर नहीं सकते हैं, उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, हाँ सब कुछ है। तो उसी तरह कंप्यूटर के लिए भी है कि सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता, इसलिए दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के लिए होती है, प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है। अब सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, सॉरी यहाँ से क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि, नहीं सॉरी यही रखने देते हैं, कि जब कभी भी डेटा लोड होता है प्राइमरी में बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने से पहले कहाँ स्टोर होता है हमारा, प्राइमरी मेमोरी में। द सीपीयू इंटरैक्ट डायरेक्टली, सीपीयू डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से इंटरैक्ट करता है, परफॉर्म करता है, रीड राइट ऑपरेशन करता है। टू टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम होते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो तरह के हो गए, रैम एंड रोम। रैम इज वोलाटाइल, रैम क्या हो गया हमारा, वोलाटाइल, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि प्रोसेस होने से पहले प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है हमारा, प्राइमरी मेमोरी में। सीपीयू डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है किससे, प्राइमरी मेमोरी से। किस लिए, परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करना है उसको, रीड एंड राइट ऑपरेशन। दो तरह के प्राइमरी मेमोरी हो गई हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी सॉरी। और रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल क्या मतलब हुआ, लाइन गई डेटा गया। As long as the power is supplied to the computer it retains the data in, but as soon as the power supply is turned off all the content RAM are wiped out, ठीक है। ये हो गया हमारा रैम। रैम किस लिए स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर करता है डेटा को, टेम्पररली स्टोर करता है। वाइल कंप्यूटर इज वर्किंग, जब कंप्यूटर काम कर रहा है। व्हेनेवर द कंप्यूटर स्टार्टेड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड। देखो जब कभी भी कंप्यूटर ऑन करते हैं एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च होता है। द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द रैम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायर्ड प्रोग्राम और डेटा सबसे पहले कहाँ लोड होता है हमारा, रैम में, ठीक है। रैम फॉर प्रोसेसिंग। रैम को यूजुअली रेफर करते हैं मेन मेमोरी से और ये फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल है हमारा, ठीक है। मतलब डेटा जाए भी तो भी डेटा नहीं जाए, लाइट जली भी जाए तो डेटा नहीं जाएगा। विच मीन्स इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। इट इज यूज्ड एज ए स्मॉल बट फास्टर परमानेंट। देखो स्मॉल है बट जैसे होता है ना परमानेंट स्टोरेज तो नहीं ना है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये छोटा बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। फॉर द कंटेंट्स विच आर रेयरली चेंज, जो कि रेयरली चेंज होगा। अब देखो इसका एग्जांपल हम ये बूट लोड, जब कभी भी हम लोड करते हैं ना अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन करते हैं, द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड मार्क कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी स्टोर्ड इन रोम। अब कहाँ स्टोर होता है, रोम में, ठीक है। जब सिस्टम ऑन होता है तो वो तो परमानेंट है, वो तो हमेशा एक ही प्रोग्राम बार बार चलेगा, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा डेटा जो होता है परमानेंटली स्टोर्ड होता है फास्टर, वो इसका एग्जांपल एक हो गया हमारा बूट लोडर, ठीक है। प्राइमरी स्टोर रोम में कहाँ स्टोर्ड होता है, ये रोम में स्टोर होता है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आ गया कैश मेमोरी। रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। देखो रैम फास्ट तो है लेकिन नॉट फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर, लेकिन प्रोसेसर जितना फास्ट करता है उतना फास्ट तो नहीं कर पाता है। सो बिकॉज अ रैम एंड अ सीपीयू में हैव स्लो डाउन। मान लो कि रैम तो सीपीयू तो प्रोसेस तो बहुत फास्ट चल रहा है लेकिन रैम उतना फास्ट नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि इस बीच में डिले हो जाए काम का। तो इसीलिए स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, इस सीपीयू के ऑपरेशन को स्पीड अप करने के लिए अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। देखो सीपीयू और
प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक आ गया ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो, जिसको कि हम बोलते हैं कैशे। ठीक है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि किसके ऑपरेशन को हाई स्पीड करने के लिए मेमोरी को प्लेस्ड किया गया सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, जिसको कि हम लोग कहते हैं कैशे। इट स्टोर्स द कॉपी ऑफ डेटा, डेटा को नहीं, डेटा की कॉपी को स्टोर कर रहा है फ्रॉम फ्रिक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन, जिससे कि रिड्यूस हो जाता है एवरेज टाइम रिक्वायर्ड, reduce the average time required to access the data from the main memory. When the CPU needs some data, it first examines the cache. जब कभी भी CPU को कुछ डेटा चाहिए तो सबसे पहले वो कैशे को देता है. In case the requirement is met, it read from the cache, otherwise the primary memory is accessed. ठीक है, तो स्पीड अप करने के लिए प्रोसेसर जो है तो जितना, मान लो प्राइमरी मेमोरी फास्ट तो है, लेकिन जितना फास्ट प्रोसेस चलता है उतना फास्ट नहीं होता है सीपीयू, तो इन दोनों के बीच में लैग नहीं होने लगे, इसके लिए इन दोनों के बीच में रखा गया हमारा सीपीयू। तो जब कभी भी किसी के डेटा की स्टोर होता है तो सबसे पहले कैशे यूज होता है, और अगर कैशे में रहा तो ठीक है, कैशे में नहीं रहा तो फिर वो प्राइमरी मेमोरी को देखता है सीपीयू। ठीक है, क्लियर है। प्राइमरी मेमोरी यहाँ से क्या क्या मिला हमें, रैम मिल गया, रोम मिल गया, कैशे मिल गया, प्राइमरी मेमोरी मिल गया। ठीक है, ये 4-5 चीजें हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट मिली। ठीक है, यही चीज है ना, 4-5, और तो कुछ नहीं है। बूट लोडर मिल गया, रोम कहाँ पे है, सो मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, कैशे कर लिया, अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी, ऑब्वियस ही बात है, एंड इधर वोलाटाइल रैम और रोम है, या तो रैम है या तो रोम है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को जरूरी है एक ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी का, कि जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करे, इंस्ट्रक्शन को फ्यूचर यूज के लिए। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड दस हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। अब देखो क्लियर सी बात है, प्राइमरी में क्या है, या तो मेन मेमोरी रैम है या रोम है। रोम क्योंकि इसलिए फास्टर, क्योंकि उसको चेंजेस नहीं करना होता है, इसलिए वो नॉन वोलाटाइल है। रैम हमारा वोलाटाइल है, तो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत हुई। ठीक है, जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करेगा। ठीक, हैज लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। ये जो होता है वो स्लोअर होता है और सस्ता होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, बट इट कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे सीपीयू डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी को और कैशे मेमोरी को इंटरैक्ट करता है, ये सीपीयू इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है। कंटेंट जो कि स्टोरेज डिवाइस में है नीड टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द, उसको सबसे पहले मेन मेमोरी में लाया जाता है फॉर द सीपीयू के लिए, ताकि वो उसको एक्सेस करे। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब है हमारा क्या, सेकेंडरी मेमोरी। However, there are secondary memory जैसे SSD जो कि फास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है एज कम्पेयर टू SSD. Also, data transfer between computers have become easier and simple due to availability of small size portable flash और पेन ड्राइव. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इतना ही है। इंपॉर्टेंट क्या मिला, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल होता है, डायरेक्टली सीपीयू ट्रैक नहीं करता है। सबसे पहले सीपीयू को उस मेमोरी को पहले लेके आया जाता है मेन मेमोरी में, ताकि उसको सीपीयू एक्सेस कर सके। डेटा ट्रांसफर रेट फास्ट हो गया एसएसडी वगैरह आने की वजह से, पेन ड्राइव आने की वजह से, फ्लैश ड्राइव आने की वजह से। ओके, बीट बाइट निबल ये सब पढ़ लिया है हमने। अब हम देखते हैं कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। देखो क्या होता है, डेटा नीड टू बी ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑब्वियस ही बात है, अगर सीपीयू को एक्सेस करना है सेकेंडरी मेमोरी को डेटा को, तो उसको वहाँ पे आना पड़ेगा, क्या नाम है, मेन मेमोरी में। तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, फिर उसको एक्सेस कर पाएगा। बट डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। बस देखो, बस यहाँ से क्वेश्चन देखो, बस 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 बस, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इट इज इम्पोर्टेंट माय डियर, इट इज। डेटा जो होता है वो ट्रांसफर होता है डिफरेंट कंपोनेंट से कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकल वायर को यूज करके, जिसको कि हम लोग बस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बस इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। ठीक है, कैसे, फॉर जैसे कि मान लो बस का इस्तेमाल करते हैं डेटा ट्रांसफर को यूएसबी और हार्ड डिस्क के बीच में, या फिर हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में। अब बस भी 3 तरह का हो गया, डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। अब देखो बस भी, बस हो गया डेटा बस, डेटा एड्रेस, एक और होगा
एक और होता है, मैं भी भूल रही हूँ, आगे पढ़ेंगे, आगे पक्का होगा। देखो फिजिकल वायर यूज होता है ट्रांसफर करने के लिए, वो तो देख लिया कि क्या, जिसमें से जो कि यूएसबी पोर्ट से हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क के मेन मेमोरी में जाता है। बस 3 तरह की है। डेटा बस, डेटा बस किस लिए है? डेटा बस ट्रांसफर द डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अब देखो दोनों का काम देख लो, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन 2 डिफरेंट कंपोनेंट, और एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये यहाँ पे the address of the main memory location that the CPU want to read or write from is specified in the address bus. थर्ड कंट्रोल बस। देखो ये कहा ना, कंट्रोल बस किस लिए? कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड क्या हो गया हमारा? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, कंट्रोल बस। देखो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है। डेटा ट्रांसफर होता है एक फिजिकल वायर के थ्रू, जिसको बस कहते हैं। बस होता है वो 3 तरह का होता है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस ट्रांसफर करता है कंपोनेंट्स के बीच में डेटा। एड्रेस बस ट्रांसफर करता है एड्रेस को, किसके बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। और कंट्रोल बस क्या करता है? कम्युनिकेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स को बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ऑल दीज 3 buses कलेक्टिवली कॉल्ड द सिस्टम बस। ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? देखो कैसे काम कर रहा है। सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये तीनों मिला करके हमारा सिस्टम बस हो गया। ठीक है, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल, एड्रेस बस एड्रेस सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, डेटा बस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एज द सीपीयू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द मेमोरी, मेन मेमोरी, सीपीयू मेन मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, ये तो पता है। एनी डाटा इंटर्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और द डेटा वी एक्सेस फ्रॉम हार्ड डिस्क नीड टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये ऊपर पढ़ाई कि सेकेंडरी मेमोरी में है तो सबसे पहले उसको प्राइमरी में आना, मेन मेमोरी में आना पड़ेगा ताकि सीपीयू उसको एक्सेस कर सके। डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता। डेटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस। ठीक है, the CPU places on the address bus the address of the main memory location from which it wants to read data or the write data। ठीक है, एड्रेस बस पे होता है जैसे कि मेन मेमोरी में से CPU एक्सेस कर सके। while executing the instruction CPU specifies the read और write operation। अब देखो कंट्रोल सिग्नल से क्या है, रीड करना है कि राइट करना है, इसके लिए कंट्रोल सिग्नल CPU स्पेसिफाइज करता है, किसके थ्रू? कंट्रोल बस के थ्रू। क्लियर है कि CPU प्लेस करता है प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन, जिससे कि ये चाहता है कि रीड डाटा करना है या राइट डाटा करना है। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है कि सीपीयू स्पेसिफाई करता है कंट्रोल सिग्नल दे करके कि भाई रीड करना है या राइट करना है। एज द सीपीयू मे रिक्वायर टू रीड डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू राइट टू द मेन मेमोरी। हो सकता है कि लिख या तो डेटा को रीड करना हो या तो राइट डेटा को डेटा राइट को करना हो। देखो नेक्स्ट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे दो तीन चीजें। डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनी डायरेक्शनल। देखो डेटा बस क्या है? डेटा बस बाई डायरेक्शनल, जबकि हमारा कंट्रोल बस और एड्रेस बस हमारा यूनी डायरेक्शनल। यहाँ से एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेटा बस आर बाई डायरेक्शनल while control bus and address bus are unidirectional. To write data into memory, the CPU places the data on the data bus, which is then written to the specific address provided through the address bus. In case of read operation, the CPU specifies the address. Read operation के दौरान CPU specify करता है address को. The data is placed on the data bus by the dedicated hardware called memory controller. आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये मैं आपको बताती हूँ, ये important है memory controller। यहाँ कैसे करेंगे वो, ये देखो मेमोरी कंट्रोलर। देखो द सीपीयू स्पेसिफाई करता है एड्रेस को, ये तो देख लिया। द डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटाबेस, डेटा को डेटाबेस पे डाला। एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है उसके लिए, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं। अब इसका क्या काम होता है कि जो डेटाबेस पे जब एड्रेस हो जा रहा है, डेटा प्लेस हो रहा है एक हार्डवेयर के थ्रू, जिसको कि मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर मेन मेमोरी। कंप्यूटर के मेन मेमोरी में डेटा डालना और आना, फ्लो जो होगा डेटा का, उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेमोरी कंट्रोलर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मेमोरी कंट्रोलर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेमोरी कंट्रोलर ही है। मेमोरी कंट्रोलर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आई होप डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मेमोरी कंट्रोलर, ये सब क्लियर होगा। एक बार रीड करना वापस से, सिस्टम बस क्या है, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।